सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रदीप मेहता है और मैं एक संस्था GIZ को यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ क्योंकि इतने अनुभवी लोग यहाँ पर आए हैं, काफ़ी बौना अपने को मानता हूँ। और पिछले करीब 18 सालों से मैं काम कर रहा हूँ पर्वतीय क्षेत्रों में। और मैं गुजराती मेहता नहीं हूँ, मैं उत्तराखंड का ही मेहता हूँ। अल्मोड़ा अल्मोड़ा मेरा मूल निवास है, कोसी कटारमल के पास में, और नैनीताल में पैदा हुआ हूँ, पला बड़ा हूँ। और आज मेरा जो प्रेजेंटेशन है, क्योंकि हम लोग ABS पे काम कर रहे हैं, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, जो कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट के अंतर्गत आता है। मेरे साथ ही यहाँ पर अनिल जोशी भी हैं जो कि GIZ से ही है, और टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में हम दोनों यहाँ पर काम करते हैं। GIZ के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा जिन लोगों को नहीं मालूम है। GIZ ये एक जर्मन टर्म है जिसको ड्वेस्टे गजेल फॉर इंटरनेशनलिज्म नार्बेट करके बोलते हैं। पता नहीं मैंने भी सही प्रोनाउंस किया या नहीं किया, लेकिन मैं प्रैक्टिस करके तो आया था। हाँ, तो ये है, और ये कोई NGO नहीं है, ये एक बायलैटरल है जो दो मिनिस्ट्रीज, यानी कि हम लोग जो जर्मन मिनिस्ट्री है उसके बिहाफ में काम करते हैं यहाँ पर। और जो इंडियन मिनिस्ट्री होती है वो प्रपोजल देती है जर्मन मिनिस्ट्री को, और उसके बाद जब वो प्रपोजल पास हो जाता है तो इंडियन मिनिस्ट्री और हम एक पार्टनरशिप में जाते हैं। इस केस में जो हमारा प्रोजेक्ट है वो MOEF के साथ पे होता है। और जब हम ये पूरा जो हमारा मिशन है वो है कि वी वर्क टू शेप अ फ्यूचर वर्थ लिविंग अराउंड द वर्ल्ड। बहुत बड़ा ये मिशन है, लेकिन इसको हम किस तरीके से करते हैं कि GIZ लगभग 120 देशों में काम कर रहा है, और इन सभी SDGs की जिनकी हम बात कर रहे हैं, इन SDGs पे काम करता है पूरे विश्व में। जरूरी नहीं है कि हर देश में इन सभी SDGs पे काम हो। और पिछले 60 सालों से हम लोग भारत में यहाँ पर काम कर रहे हैं। जहाँ तक बायोडाइवर्सिटी की बात आती है, तो कल राठौर साहब ने भी बोला, क्योंकि हमारा हिमालय जो है बड़ा सेंसिटिव है। जो चेंजेस हैं यहाँ पर, काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। हम ग्लोबल टेम्परेचर राइज अगर हम बोल रहे हैं कि वो 0.8 है, तो हमारे वहाँ एवरेज टेम्परेचर राइज हिमालय में वो लगभग 1.2 उन्होंने कल बताया। लेकिन कई क्षेत्र ऐसे हैं जो इससे भी ऊपर होंगे। यानी कि अगर मैं कुल्लू, GV पंत के साथ हमारा एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट था, वहाँ पर हम लोग काम कर रहे थे। कुल्लू जो कि फेमस था एप्पल्स प्रोडक्शन के लिए, आज कुल्लू में एप्पल नहीं उगा सकते आप। लोअर वैली में कुल्लू उगता ही नहीं है। और वो लोग, क्योंकि मौसम इतना बदल गया है कि वो लोग अब ये पोमाग्रेनेट और कीवी इन तरफ की फसलों पे चले गए हैं। जैव विविधता की बात करें तो उन्होंने अपनी जैव विविधता बिल्कुल खत्म कर ली है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जरूर हुआ है एप्पल की वजह से, लेकिन आज उनके पास अपनी एग्रीकल्चर क्रॉप्स बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। आज वो रेड राइस भी पुरोला से लेते हैं, और रेड राइस की कीमत वहां पर कुल्लू के अंतर्गत अंदर 200 रुपया किलो है, जो रेड राइस उनके घरों में उगता था। हम लोगों ने सर्वे की थी उस समय, जो बीज थी हमारी, जो एपिस सिराना बी थी, जिसको लोग ध्याड़ों में, यानी कि जो ये बांस के गिल्टे और इनमें वो करते थे, और वो हमारे आर्किटेक्चर का हिस्सा था। यानी कि जब मकान बनाए जाते थे तो उनमें उन ध्याड़ों को लगाया जाता था, बीज को। वो जरूरी नहीं कि उस समय पॉलिनेशन सर्विसेज के लिए लगाते होंगे, लोगों को हनी चाहिए था इसलिए लगाते थे, लेकिन पॉलिनेशन और क्रॉप प्रोडक्टिविटी में उसका बहुत बड़ा महत्व था। हमने सर्वे करी थी एक गांव में, नशाला में, जहां 40 घरों में हमको वो ध्याड़े और वो सब चीजें मिली थी, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 फंक्शनल थी। और कुल्लू के अंतर्गत जितने भी फार्मर हैं वो आज पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज, जो इकोसिस्टम सर्विसेज उनको फ्री में मिलती थी, आज 1000 रुपए का एक डब्बा वो लोग किराए में लेते हैं 15 से 20 दिन के लिए, जब पॉलिनेशन होता है। यानी कि मार्च के एंड से लेकर अप्रैल में अगर आप चले जाएंगे तो हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड से लोग वहां पर जाते हैं और अपने जो ये मौन के बक्से हैं वो उनको देते हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंस है। और जैसा कि कल हम लोगों को यहाँ पर कई वक्ताओं ने बोला था कि बिना कम्युनिटी के इन्वॉल्वमेंट के लिए, डॉक्टर डंगवाल ने भी यहाँ पर बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया था, आज भारती जी ने यहाँ पर बताया कि बिना कम्युनिटी के कंट्रीब्यूशन के लिए और हम कंजर्वेशन की बात नहीं कर सकते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्टिव हैं हमारे जैव विविधता अधिनियम के, जो कि CBD का एक जो कंप्लायंस है, CBD की क्योंकि इंडिया पार्टी है, उसके अंतर्गत इस एक्ट को लाया गया 2002 में। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो पहला तो है आपका कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और इसमें कम्युनिटी कंजर्वेशन पे जोर दिया गया है। मैं बताऊंगा किस तरीके से कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया गया है। सस्टेनेबल यूज, हम सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो जो भी ये बायो रिसोर्सेज है उनका सस्टेनेबल यूज होना चाहिए। और एक होना चाहिए कि फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। हमारे पहाड़ों से अगर आप देखें तो अधिकतर जो बायो रिसोर्सेज हैं वो हमारे पहाड़ों से जा रहे हैं,
लेकिन इसका जो बेनिफिट है वो हमारे लोगों को नहीं मिल रहा। इससे पहले वाले भी वक्ताओं ने बताया कि उन लोगों को वो रेट नहीं मिलते हैं। लेकिन इस अधिनियम के तहत किस तरीके से इसमें एबीएस की बात कही गई है कि एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, जो इसका इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने पहले बताया कि ये एमओईएफ के अंतर्गत आता है मिनिस्ट्री के, और इसमें एनबीए यानी कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी को बनाया गया है, जिसका मुख्यालय चेन्नई में है, और हर प्रदेश में स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड बना दिए गए हैं। तो हम लोग भी स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के साथ यहाँ पर बैठते हैं, और देहरादून में यहाँ पर इसका स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है। और प्लस इसमें जो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़ है, इसका अहम रोल है, यानी कि हर एक ग्राम पंचायत में अभी बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़ बना दी गई हैं और बन रही है। तो इनको सबसे ज़्यादा इसमें यहाँ पर सशक्त किया गया है और इनका रोल इसमें सबसे ज़्यादा है। और किस तरीके से ये बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो एसटीजीज को है उसको ये यहाँ पर वो करेगा, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और जैसा कि इसका मुख्य उद्देश्य ही कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, तो इसमें सबसे पहले तो ग्राम स्तर पे बायोडाइवर्सिटी का डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, जिसको हम पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बोल रहे हैं, पीबीआर। जब हम कंजर्वेशन की बात करें, जब हमको यही नहीं मालूम है कि पहले क्या था और अब क्या है और आगे उसमें क्या चेंजेस आएंगे, तो हम कुछ नहीं बता सकते। और कल हमें बताया गया कि भारत में 1 लाख जो हैं राइस की प्रजातियां थी, तो आज वो कितनी कम हो गई। इसलिए हर एक ग्राम सभा में जो है वो इसके डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं। तो ये एसडीजी 15 और एसडीजी 14 को एड्रेस करता है, यानी कि बिलो वाटर, हमारे पहाड़ों में तो नहीं लेकिन जो कोस्टल एरियाज हैं उसमें ये सबका डॉक्यूमेंटेशन इसका हो रहा है। इसके बाद हम बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़ की बात करें तो ये ग्राम स्तर पे जैसे बनने वाली हैं। इसमें जो है ये 7 मेंबर्स की कमेटी होती हैं। इसमें जो सेक्रेटरी होते हैं वो हमारे फॉरेस्ट से होते हैं, लेकिन इसमें महिलाओं को विशेष दर्जा दिया गया है, यानी कि हर एक बीएमसी में करीब 2 महिलाएं होंगी। कल प्रोफेसर डंगवाल ने भी बोला था कि महिलाओं के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, और पहाड़ों में तो इसका बहुत ही अहम रोल है, क्योंकि पहाड़ों में सारा जितना हम चारे की बात करें चाहे ईंधन की बात करें, पूरा काम जो है हमारी महिलाएं करती हैं। हमारी वन पंचायतें बहुत ही सशक्त हैं, लेकिन उन वन पंचायतों में आप पता कर दीजिए कि कितने जो वो हैं हमारे सरपंच हैं वो कितनी महिलाएं हैं, तो वो बहुत ही कम होंगी अगर कहीं होंगी तो। इसके बाद इसमें एससी और एसटी के लिए भी प्राविधान रखा गया है, एक एससी एसटी मेंबर होना चाहिए। तो इस तरीके से ये जेंडर इक्वालिटी और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन और रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी को एड्रेस करता है। एबीएस की हम बात करें कि एबीएस ये क्या है, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। आज अगर आप कोई बायो रिसोर्स को लेते हैं और उससे कोई आप प्रोडक्ट बनाते हैं, तो अभी तक तो सिर्फ आप जो फार्मर है उसको आप वो पैसे दे रहे थे और वो भी बहुत कम हो रहे थे। लेकिन अब अगर आप उससे कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और उसका फायदा उठाते हैं तो आपको उसका भी शेयर देना है। किस तरीके से देना है वो मैं बताता हूं, लेकिन इससे पहले आपने दिव्या फार्मेसी का केस काफी सुना होगा कि हाई कोर्ट ने उसमें वर्डिक्ट दिया था कि दिव्या फार्मेसी को ये 2 करोड़ रुपए स्टेट बायोडाइवर्सिटी को बोर्ड को देने हैं, तो वो यही एबीएस के तहत उनको देने थे। अब बीएमसी को ये ताकत दे दी गई है कि वो निगोशिएट कर सकती है, और परमिशन भी आपकी बीएमसी देगी, जिसको हम पिक बोलते हैं, यानी कि प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट। तो वो ट्रेडर को या इंडस्ट्री को उससे लेना जरूरी होगा। अगर ये डायरेक्ट परचेज कोई करता है, अगर वो ट्रेडर करता है, तो जिस रेट पे उसने लिया है लगभग 3% उसको बीएमसी को वापस देना है, और अगर वो मैन्युफैक्चर लेता है तो 5% जो उसका जो परचेज प्राइस है उसको वापस करना है। और अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें तो इंडस्ट्री जब इससे कोई प्रोडक्ट बना रही है, अगर वो प्रोडक्ट 1 करोड़ उनकी जो पूरी सेल है, जीएस अगर टैक्सेस को हम माइनस कर दें, अगर 1 करोड़ की सेल है तो उसका 0.1 उनको देना है। अगर वो 3 करोड़ के करीब है तो 0.2, और उससे बड़ी जो कंपनीज हैं उनको 0.5 ये परसेंटेज देना है। और ये उनको देना कैसे है कि ये जो वो होंगे वो स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड को देंगे। अगर वो कंपनी में कोई विदेशी स्टेक है तो वो एनबीए को ये पैसा देगी, और ये पैसा स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के पास आएगा, और इसका 95% ये जाएगा वापस बीएमसी के पास जहां से ये बायो रिसोर्स लिया गया था, और 5% इसको स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड अपने लिए खर्च करेगी। और जो वो पैसा वहां पर जाएगा वो पूरा का पूरा आपका कंजर्वेशन पे लगेगा, आपका बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे, ये नहीं कि वो उसी बायो रिसोर्स पे लगे, पर वो किसी और चीज पे भी लगा सकते हैं, लेकिन और लाइवलीहुड्स पे उसका इस्तेमाल होना है। अगर पूरे एबीएस की जो हम ये है, अगर ये सही तरीके से होता है तो ये लगभग इन सारे एसडीजीज को एड्रेस करेगा। गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, नो पॉवर्टी, आपका रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, जीरो हंगर, और ये पार्टनरशिप्स के बिना ये असंभव है।
और जो है आपका इनइक्वालिटी मैंने पहले बोल दिया, और लाइफ ऑन लैंड एंड लाइफ ऑन वाटर। एग्जाम्पल्स फ्रॉम उत्तराखंड। उत्तराखंड क्योंकि हम लोग बायो रिसोर्स रिच प्रदेश हैं, हमारे लिए इसके बहुत ही इंपॉर्टेंस है और बहुत आगे भी हम लोग काम कर रहे हैं। अभी अग्रणी बोर्डों में हमारा उत्तराखंड गिना जाता है। बीएमसीज की आप बात करें तो आपकी ये जो 8 तारीख का डेटा जो अभी एनबीए की वेबसाइट में है, उसके हिसाब से 6249 बीएमसीज हमारे वहाँ बन चुकी हुई है और पीबीआर पे बहुत तेजी से काम चल रहा है और पूरे भारत में करीब 2,05,000 बीएमसीज अभी बन चुकी है। तो उत्तराखंड में क्योंकि ये सारी चीज को लेने आने के लिए अभी बीएमसीज तो बन रही है लोगों, लेकिन लोगों में अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है। काफी लोग मेरे ख्याल से यहीं अभी हम लोग जब मैंने प्रोजेक्ट ज्वाइन किया मुझे कोई ज्यादा नहीं मालूम था, और आप गांव स्तर पे तो सोच ही नहीं सकते कि उनको अपनी इन पावर्स का भी कुछ ज्ञान होगा। तो इसके लिए बीएमसीज एक तरफ बन रही हैं, लेकिन हम लोगों ने अलग अलग जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो व्यापारी हैं, चाहे वो मीडिया है, और उसके माध्यम से हम लोग लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए रेडियो का एक प्रोग्राम जो कि हमने 30 दिन के लिए प्रसारित किया था, जो कि उसमें गढ़वाली भी था, और इसको अब कुमाऊं के क्षेत्र से भी इसको प्रसारित कर रहे हैं। 1 महीने की ये पूरी सीरीज बनाई गई है कि बीएमसी क्या है, उनके रोल क्या है, और मीडिया के माध्यम से सारा पहुंच रहे हैं। और जो टीएसजी है, एक टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप इसमें जैव विविधता बोर्ड ने बनाया हुआ है, उनका जो रोल है यहाँ पर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा उनको दिया है कि उनका काम सिर्फ फॉर्मेशन का ही नहीं है, बीएमसी बनाने का ही नहीं, लेकिन वो पीबीआर में भी मदद कर रहे हैं, वो ट्रेनिंग में भी मदद कर रहे हैं, और वो पिक और मैट यानी कि प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट और मैट अभी तक नहीं हुआ था। इस परियोजना के तहत हम लोगों ने पहला पिक और मैट भी यहाँ पर इसमें कराया है। सर्टिफिकेशन, क्योंकि अब हम जब बात कर रहे हैं तो सिर्फ अगर पहले तो ये जो हमारा बायो रिसोर्स है उसको रजिस्टर होना बहुत जरूरी है। अभी एक कंसाइनमेंट है जो एबीएस ना पूरा होने के कारण उत्तराखंड से घेस से कूट का अभी भी आपका कस्टम्स में फंसा हुआ है, क्योंकि अब आप बिना एबीएस के आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। आपका अभी तो ये सिर्फ रॉ मटेरियल में है, लेकिन आगे आने वाले समय में आपके पदार्थों में भी एबीएस का जो है वो टैग लगे रहेगा कि ये एबीएस कंप्लायंट प्रोडक्ट है या नहीं है। इसके लोगों की ऑलरेडी एनबीए में बात चल रही है और वो बहुत जल्दी फाइनल हो जाएगा। सर्टिफिकेशन के लिए हमने आयुष से जितनी सर्टिफाइंग एजेंसीज थी उनको यहाँ पर बुलाया है, और दुर्भाग्य ये रहा कि हमारा उत्तराखंड ऑर्गेनिक बोर्ड उसमें नहीं आ पाया, जबकि वो कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप हम लोगों ने उत्तराखंड में ही की थी। और आज उसके परिणाम आउटकम ये हो रहे हैं कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने उत्तराखंड में अपने लोग यहाँ पर उन्होंने कुछ वो कर दिए हैं, नियुक्त कर दिए गए हैं जो इस तरीके का सर्टिफिकेशन करेगा। ऑलरेडी हम जिन 4 क्रॉप्स में काम कर रहे थे, कूट, कुटकी, अतिश और एक और ऑर्गेनो पे हम लोग काम कर रहे थे, उन लोगों ने इसकी पहल कर दी गई है। अभी मैं कल भी एक बहुत यंग एंटरप्रेन्योर से मिल रहा था, शुभम से, तो उन्होंने बोला कि मैं भी एक जो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन आई थी तो उनके साथ वो सर्टिफिकेशन के अपने कुछ वहाँ पर उन्होंने काम शुरू किया। और वैल्यू एडिशन के कल हम लोग बात कर रहे थे कि, और इससे पहले भी वक्ताओं ने बोला कि वैल्यू एडिशन की बहुत जरूरत है। क्यों हमारा सारा रॉ मटेरियल जाके खड़ी बावरी में बिक रहा है? क्यों नहीं हम लोग क्लस्टर लेवल पे ऐसे सेंटर्स को डेवलप करें जहां पर अधिकतर बीएमसीज लाके उसको प्रोसेसिंग करें, उसको वैल्यू एडिशन करें और उसको आगे को दे सकें। हम लोगों ने अभी ये खाली एक मॉडल बताया है बोर्ड को कि जो 3 करोड़ रुपए उनके पास हैं उसको वो कैसे प्लाउ बैक कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेसेबिलिटी बहुत बड़ा इश्यू है। कहां से वो रिसोर्सेज आए हैं ये पता नहीं है, लेकिन उसको बोर्ड दे सकता है बीएमसी को प्रपोजल लेके। इस तरीके के जो सोलर ड्रायर्स हैं, क्योंकि लोगों ने हमें बताया कि 20 से 40% तो हमारा जो सामान है वो वैसे ही वहां पर सड़ जाता है बरसात के टाइम पे। तो इस तरीके के वैल्यू एडिशन से उनकी इनकम को हम लोग बढ़ा सकते हैं, और जो क्लीन एनर्जी का जो हमारा जो टारगेट 7 है उसको भी हम पूरा कर सकते हैं। और साथ ही हम लोगों ने एक नया ये किया है कि आप एक्ट को लेके आ गए हैं, आपको एक्ट को बताने वाले लोग नहीं हैं। आपके जब लॉयर की बात हुई तो हम लोग बोर्ड को दिल्ली से लॉयर लेके आना पड़ा, और दत्ता साहब शायद उनका नाम था, तो उनको लेके आना पड़ा एक केस को। तो उत्तराखंड लॉ कॉलेज के साथ हम लोगों ने अभी एमओयू किया है कि हम कोर्स करिकुलम में इस बीडी एक्ट को लेके आएंगे, और सर्टिफिकेट कोर्स भी हम लोग इसको लेके आएंगे। जीबी पंत रावल जी यहाँ पर हैं और जीबी पंत से लोग हैं, उनके साथ भी हम लोगों का एक करार हुआ है यहाँ पर उत्तराखंड में कि जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के लिए हम बीएमसी के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स करें, अपने जो टारगेट ग्रुप्स हैं उनको यहाँ पर ट्रेन करें इस तरीके से। और जो नॉलेज, जो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है उसमें उसको भी इसमें काफ़ी वो दिया गया है जो कि कोई भी ट्रेडिशनल नॉलेज, कल यहाँ पर गुरमीत जी ने लेह लद्दाख का उन्होंने बुद्धा जो मेडिसिन है उसके बारे में बताया था, लेकिन आज अगर कोई इस मेडिसिन और इस ट्रेडिशनल सिस्टम्स को, नॉलेज को कोई यूज़ करती है कंपनी,
तो वो उसका एबीएस उस समुदाय को देगी। अधिकतर आज हमारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है वो इसलिए अपने तक रह गया है कि लोग डरते हैं जी कल को मैं ये बता दूंगा तो मेरे पास क्या रहेगा, लेकिन आज उसका लाभ भी इसमें मिल सकता है। और उसके बाद इंडस्ट्रीज का बहुत अहम रोल होने वाला है इस पूरे एबीएस में, क्योंकि एबीएस का पेमेंट उन्होंने ही करना है। लेकिन एबीएस जो कंपनीज हैं उनका इंट्रोडक्शन इससे कैसे हुआ, उनको बोर्ड का नोटिस गया, तब उनको पता चला जी इस तरीके का भी एक अधिनियम है। उनकी अवेयरनेस बिल्कुल नहीं हुई। तो इसलिए अब बोर्ड, और अगर आप इंडस्ट्री की बात करें उनमें 36 का आंकड़ा रहता है, अगर वो बुलाएंगे तो कभी नहीं आते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि जी हमारे पे एक और टैक्स लग गया। लेकिन उनको समझाने की जरूरत है ये पूरी आपकी जो चेन है, जो वैल्यू चेन है, उसी को सस्टेन करने के लिए एबीएस है, क्योंकि आप अपने ही बायो रिसोर्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड इसके लिए हम लोगों ने सीआईआई के साथ, जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है, उनके साथ टाई अप किया है। उनके साथ हम नेशनल लेवल पे फोरम बना रहे हैं, और 3 स्टेट कर्नाटका, आपका तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उत्तराखंड में हम इनके फोरम्स बना रहे हैं, जो ये फोरम हमारे डायलॉग्स करेगा बोर्ड के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।